भारती। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो रेणु जी, अब जब हम बातें करते हैं यहाँ बैठकर, तो कई बार ऐसा नहीं लगता है कि हम बस बातें ही करते रहते हैं, सुनते सुनते किसी नहीं है। भाई ये बात तो है कि लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि हम बोल रहे हैं और बाकी जो हमारे श्रोता हैं वो बैठे हुए हैं कान लगाकर कुछ कर रहे होंगे जरूर, लेकिन उसके संग संग हमारी बातें सुन रहे हैं। ये तो हो गई एक तरफा बात, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई हम भी बहुत ध्यान रखते हैं। हम रूबरू नहीं हो पाते या आपके जवाब कुछ तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं मिलते या आपकी जिज्ञासा नहीं मिलती। लेकिन भाई समाज में हम रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपके मन में क्या क्या हो सकता है या घर परिवार में क्या घटित होता है, तो बस समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि बच्चों की बात के लिए तो सब बहुत सजग रहते हैं ना नेहा, तो आज इसीलिए तो हमने कहा कि बच्चों का व्यवहार संस्कार से बनता है या वातावरण से। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे कई साथियों ने तो अपने विचार भेजने भी शुरू कर दिया। तुमने देख भी लिया? हमने चुपके से देख लिया। तो पहले दांत तो साफ कर लो। जी, दांत भी साफ कर लेंगे और घिस के अच्छी तरह से हम साफ करेंगे अपने दांत को और टूथपेस्ट से जुड़ी बातें बताएंगे। और ऐसा लग रहा है कि आप घिस के साफ करने नहीं देंगे हमें दांत, ऐसा कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे करना है यही तो हम बताएंगे। और बहुत सारे व्यंजन जो हम लेकर आते हैं उसमें आज खास हम दही के व्यंजन बताने वाले हैं और देखते हैं फिर उसके बाद दांत कितना गंदा होता है, कितना साफ होता है। पहले तो रसोई घर फैलाना होगा, काम करना होगा, इसीलिए दही के व्यंजन बताएंगे। और आज जो है हमारा जो दिन है खास बुधवार, और उसमें हम सखी विशेष में अपनी ऐसी वीरांगना के बारे में बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए न जाने क्या क्या कर डाला है ना। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे रोहिणी बाई परगनिया की। तो जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम रोहिणी बाई परगनिया है, आप सब जान चुके हैं। 1919 में उनका जन्म हुआ था तर्रा गांव के एक बड़े घर में। पिता शिवलाल प्रसाद यादव जो थे वो गांव के बड़े मालगुजार थे और उनकी माता देहुती बाई की बेटी रोहिणी बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पली थी। 12 साल की उम्र में उपरा गांव के मालगुजार बालकृष्ण परगनिया के बेटे माधव प्रसाद परगनिया के साथ उनका विवाह हो गया। और अभी उनका वधू भेष भी उतरा नहीं था कि उनके पति ने कहा कि जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ओहो। और इसका कारण था कि उनके पति विद्यालय में शिक्षक थे और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी भी इस काम में उनकी सहायक बने। तो शिवलाल प्रसाद की जो बेटी रोहिणी बाई के लिए तो ये मानो जैसे उनके मन की मांगी मुराद पूरी हो गई। 10 साल की उम्र से ही, सोचो कितनी छोटी सी थी नेहा वो ना, और छत्तीसगढ़ की जानी मानी सत्याग्रही डॉक्टर राधाबाई की टोली का हिस्सा बन गई और उस टोली में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी चहेती भी थी। और जब राधाबाई की टोली चलती तो रोहिणी बाई नन्हे से हाथों में झंडा लेकर सबसे आगे चला करती थी और टोली के साथ जोर जोर से नारा लगाती थी, जान चाहे भले ही गंवाना पर झंडा न नीचे झुकाना। ये दुकानों में जाकर लोगों से विदेशी सामान न लेने की आग्रह करती, अपील करती, दुकानदारों को समझाती। फिर शादी के तुरंत बाद ही वो इन सत्याग्रही आंदोलनों का हिस्सा बन गई थी। बिल्कुल। और ऐसा ही एक मौका था जब पूरी टोली नारा लगाते हुए आगे बढ़ी तो ब्रिटिश सिपाही उनके सामने आ गए। 12 साल की रोहिणी बाई के हाथ से वो झंडा छीनने लगे, लेकिन रोहिणी बाई ने कसकर झंडे को पकड़ लिया। 4 जवान उन्हें पकड़कर जमीन पर घसीटने लगे, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। अब उन पर डंडे बरसने लगे थे, लेकिन वो अटल रही। जीवन के अंतिम पलों तक ही घसीटने से छिलने के जो निशान थे उनके शरीर पर बने रहे। एक और मौके पर जब वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए ऐसी ही एक दुकान के सामने आंदोलन कर रही थी तो उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर 4 महीने के लिए जेल की सजा सुना दी गई। ओहो। और यहाँ पहली बार उनका नाम रोहिणी बाई से रोहिणी बाई परगनिया लिखा गया। नेहा, ये सुनकर कितना मतलब जबरदस्त लग रहा है कि 12 साल की एक बच्ची हो और इतने गहरे निशान थे उनके शरीर पर कि जो आजीवन बने रहे, यानी कि घाव कितना गहरा था। लेकिन उनका जज्बा, यूं देखा जाए तो किसी बच्चे से कुछ छीनो तो जैसे बिल्कुल जिद पर अड़ जाए, उस समय तो लग रहा था कि वो बच्ची हैं और वो बिल्कुल पकड़ी अड़ी हुई थी कि नहीं हम झंडा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कर दिखाया वो बहुत किसी बड़ी वीरांगना से कम नहीं है ना। तो घर में बहुत लाड़ पाल से पली थी। पति के सानिध्य में रहने वाली रोहिणी बाई पहले तो जेल के वातावरण से घबराई, लेकिन जैसे ही वो महिला बैरक में पहुंची और अपनी पुरानी साथियों को देखा तो एकदम से खुश हो गई और उन्हें जेल की वेशभूषा दी गई। घुटने के ऊपर तक की धोती, एक कंबल ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए मिला। आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है जेल का जीवन। लोहे के तसले में पानी पीने के लिए और खाने के लिए मिलता था ऐसे ही कुछ बर्तन उन्हें, और सोने के लिए चबूतरा होता था जिसे वो श्मशान का चबूतरा कहा करती थी। और जब खाना मिलता था
था तो चावल इतना खराब रहता था, उसमें कीड़े कंकड़ ये सब देखकर किसी तरह से वो 2-4 दाने ही मुंह में रख पाती थी। उम्र बहुत कम थी ना जी। और जेल का जीवन जितना कठिन लग रहा है उससे भी ज्यादा कठिन थी वहाँ की सजा। हाँ। 20 किलो गेहूं उन्हें एक दिन में पीसने के लिए मिलते थे और खड़े होकर पीसना पड़ता था। तो छोटी सी थी रोहिणी बाई, तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती थी। सोचो कितनी छोटी थी। जी, किसी चीज पर खड़ी होती और फिर वो काम कर पाती थी। और इसके साथ ही उन्हें एक बोरी चावल भी रोज चुनना पड़ता था, कुएं से पानी खींचना पड़ता था। तो नन्ही रोहिणी बाई के हाथ छिल जाते, कभी गेहूं पीसते पीसते अगर हाथ रुकते तो उन पर कोड़े बरसते थे। ये यातनाएं इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो चाहते थे, जो ब्रिटिश सिपाही थे वो चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानी माफी मांग लें, लेकिन ये सारी यातनाएं झेलकर भी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो ऐसी थी हमारी वीरांगनाएं जो कभी भी अपना सर झुकाना नहीं चाहती थी। और 1942 के आंदोलन में भी रोहिणी बाई जेल गई थी। और इतनी बात हो रही तो हमें लग रहा है कि एक गीत हम देशभक्ति का सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ें, या पहले बात पूरी कर लें? गीत सुन लेते हैं तो एक जोश हमारे अंदर भी जाग जाएगा। क्योंकि ये जो इन्होंने वहां पर किया काम, वो वाकई मतलब न झुकना, सिर्फ माफी ही तो मांगनी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका जो प्रभाव था पूरे देश पर किस तरह से पड़ता था इन लोगों के जज्बे का, कि वो सब जानते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रोहिणी बाई परगनिया की आज, और उनके बारे में ये सारी बातें हमने सुनी। 12 साल की छोटी सी उम्र में ही सोचिए झंडा पकड़ कर, और इस तरह से जब उन्हें सजा मिली जेल की, तो भी वो इतनी कठिन परेशानियों को झेलते हुए, यातनाएं झेलती हुए भी चूकी नहीं और अपने कर्म को करती रही और झुकी नहीं। और 1942 के आंदोलन में भी फिर वो जेल गई थी। इस दौरान तकरीबन 24 महिला सत्याग्रही जेल गई थी। रोहिणी बाई हर अधिवेशन में सेवा दल की सैनिक बनकर जाती थी। उनका पद हुआ करता था एक सेना नायक का। रोहिणी बाई केसरिया साड़ी, सफेद ब्लाउज, सफेद मोजा जूता और गले में नीला रुमाल पहने महिलाओं के साथ लाठी लेकर व्यायाम किया करती थी। 1933 में जब गांधी जी रायपुर पहुंचे तो रोहिणी बाई ने अन्य महिलाओं के साथ घर घर जाकर पैसे इकट्ठे किए। उस समय ये रकम 11,000 की थी, मतलब बहुत ज्यादा हो गई। और इन रुपयों को गांधी जी को सौंपने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली। और रोहिणी बाई गांधी जी के सानिध्य में 7-8 दिनों तक रही। उनके साथ धमतरी, महासमुंद, भाटापारा, बलौदा बाजार, कुरुद वो गई। मोती बाग में जब खादी की प्रदर्शनी लगी तो रोहिणी बाई ने चरखा कताई में पहला स्थान पाया और उन्हें 3 गट्ठे कपड़े इनाम में भी दिए गए थे। वो आंदोलनों के लिए पदयात्रा पर जाया करती और रायपुर से शिवरी नारायण तक 90 मील की यात्रा करती, जिसके लिए रोज लगभग उन्हें 9 मील चलना पड़ता था। वाह, बिल्कुल। डॉक्टर राधा भाई के साथ सफाई रोहिणी बाई भी सफाई कामगारों के बच्चों की देखभाल करती थी और उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर गांधी चौक के झंडारोहण में जरूर शामिल हुआ करती थी। अंतिम समय तक वो तिरंगे की याद करके प्रसन्न हुआ करती थी। एक ऐसी वीरांगना जिनकी बातें ही हमें देशभक्त का सच्चा अर्थ समझा रही हैं। अब देखो ना, वो प्रसन्न हुआ करती थी, हम उनकी बात करके कितने खुश हो रहे हैं, तो उनकी स्मृतियों को हम नमन करते हैं ना। बिल्कुल, दिल से नमन करते हैं। और इस तरह की जो बातें हैं वो अगर उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, बहुत से लोग इसमें शामिल थे, कुछ शामिल नहीं भी थे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि विदेशी वस्त्र जहाँ बेचे जाते थे वहां वो समझाने जाते थे जी। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि जैसा सामान्य जीवन चल रहा है वैसे वो उसी परिस्थिति में अपने आप को ढालकर वो चल रहे थे। हाँ, यानी कि वो बहुत संवेदनशील नहीं थे, या उनकी कुछ मजबूरी थी कि उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, पैसे कमाना है, परिवार को चलाना है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन इस तरीके की बातें करना और घर में भी बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार देता है। बच्चे सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है। या अगर हम ये जो देशभक्ति की बात आती है तो हम अक्सर कहते हैं ना कि जो जहाँ काम जो भी कर रहा है वो ईमानदारी से करना भी एक देशभक्ति है या देश सेवा है। तो जब बच्चे अपने माता पिता को भी देखते हैं ना नेहा कि हाँ काम पर जा रहे हैं, एक अनुशासन में रह रहे हैं, तो वो संस्कार अपने आप बच्चों में आता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि वातावरण का बड़ा असर पड़ता है। आप पता नहीं कैसी जगह तुम रह रही हो, बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आसपास के बच्चों को देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ये दोनों ही चीजें हो सकती है कि बच्चे किस तरह से बात कर सकता है, कैसे किस तरह का व्यवहार करेगा, वो वातावरण पर निर्भर करता है या संस्कार पर। इस बात में तो बहुत दुविधा भी है क्योंकि दोनों का असर भी पड़ सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं कि बच्चों का व्यवहार, संस्कार या वातावरण, बच्चे घर, समाज, देश का भविष्य है।
बच्चे का व्यवहार जिद्दी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या बच्चा हिंसक है तो खतरा, क्या बच्चा तू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे आप में बदलें, ऐसा वो कहते हैं। ये तो हो गई अच्छे संस्कार की बात कि हाँ वाकई ये संस्कार हमें बच्चों को देने ही चाहिए जी। बालक सर्वप्रथम घर, विद्यालय तथा अपने आसपास के वातावरण से ही संस्कार प्राप्त करता है। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम माता पिता व गुरु संस्कारित हों और विद्यालय में नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो। यही नहीं, बच्चों के भीतर संस्कारों का समायोजन भी जरूरी है। यदि बच्चे संस्कार सीखते हैं तो उनका अनुसरण भी करें, है ना। तो वो कह रहे हैं हमारे साथी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो तो सही बात कह रहे हैं कि भाई बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि ये अवस्था वृक्ष की कोमल शाखा की तरह होती है जिसे जिधर चाहो मोड़ सकते हो। संस्कारों को भाषण या प्रवचन से विकसित नहीं कर सकते, अपितु ये व्यवहार से विकसित होते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। व्यवहार से मतलब यानी कि जो बच्चों को सिखाना है आप स्वयं परिवार में वही व्यवहार करें, चाहे वो अभिभावक हों, बड़े भाई बहन हों, जो भी हों, उनको वही करना होगा। जैसे अक्सर हम कहते भी हैं कि बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता, आप जो करेंगे बच्चे अपने आप अनुसरण से सीख जाएंगे, क्योंकि वो कॉपी करते हैं बच्चे। और अगर उन्हें सिखाया जाता है कि नहीं इस तरह से आपको ऐसे ऐसे व्यवहार करना है, वो देखते हैं कि बड़े जो हैं वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा होती कि बड़ों की तरह हम क्यों नहीं व्यवहार कर लें। हाँ, या ये सोचते तो हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो कभी कभी वो बताते भी हैं कि आप खुद तो पापा भैया ऐसे करते थे, मम्मी आप खुद तो ये करती थी और हमें ये समझाती थी। लेकिन जब छोटे होते हैं तो इस तरीके की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके मन में या दुविधा होती है वो प्रकट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अंदर उनके और भी ग्रंथियां हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, हमसे कुछ और अपेक्षा की जाती है। तो ये परिवार में जो माहौल है, चीजें हैं, वो हमें देखनी होगी। तो संस्कार तो वातावरण से भी पड़ता है, लेकिन परिवार की भी उतनी ही भूमिका है। और जहां तक वातावरण की बात होती है नेहा, तो आसपास जहां हम रह रहे हैं, अब घर है हमारा बहुत पुराना, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ इस तरीके के बच्चे हैं जिनके की अपनी आदतें हैं, जिनको कि आप ठीक नहीं समझते, तो अब घर नहीं बदल सकते, तो कहीं ना कहीं आपको एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, या घर में वो संस्कार रखने होंगे जो बच्चों को अच्छे मिले, है ना। बिल्कुल। ये भी हम कह सकते हैं कि बच्चे जब शुरुआती दौर में करीब 3-4 साल तक तो वो एक तरह से घर के लोगों के बीच ही रहते हैं, तो उस वक्त जो चीजें उन्हें सिखाई जाती है वो आजीवन उनके दिमाग में बनी रहती है, मन में रहती है। कहीं ना कहीं वो अवचेतन मन में वो चीजें रहती है। अगर वो कुछ उससे विपरीत जाकर कुछ काम कर रहा है तो भी एक बार को मन टोकता है कि भाई आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आपको। बिल्कुल सही बात है। तो जो घर के संस्कार होते हैं वो वाकई बहुत पक्की नींव की तरह होते हैं, लेकिन हाँ ये भी हम नहीं कह सकते, आसपास का फिर धीरे धीरे असर पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, घर में कुछ सिखाया जाता है और बाहर कुछ है ना। तो ऐसे में भी बच्चों के मन में एक जिज्ञासा होती है, फिर वो परेशानी में आते हैं, उन्हें लगता है हम इस रास्ते पर जाएं कि बाएं रास्ते पर जाएं कि दाएं रास्ते पर जाएं। तो फिर घर की फिर भूमिका आ जाती है कि कहीं ना कहीं एक तो ये वातावरण जरूर रखें घर में कि बच्चों के मन में इस तरीके की कोई भी बात उठे तो आप उसे उसकी हिम्मत हो घर में पूछने की कि भाई मम्मी आप तो कहती हैं कि मतलब ईमानदार रहो, अब हमने वहां ईमानदारी दिखा दी तो हमें डांट पड़ गई, तो क्या करना चाहिए, है ना। तो उसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए। हाँ, और बच्चा सवाल पूछ सके उतना उसके पास हिम्मत रहे कि उसे पता हो कि अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी जी, या मुझे किसी तरह की ऐसी बात नहीं कही जाएगी कि आप वहाँ क्यों डांट खाते हैं, हाँ, कि मुझे शर्मिंदगी हो। तो आपको और दूसरा ये इसके संग संग एक बात और है कि कभी कभी शर्मिंदगी नहीं हुई लेकिन उसके संतोषजनक आपको उत्तर भी नहीं मिला बच्चे को, तो इसलिए भी बच्चे फिर सोचते हैं अरे बेकार है यहाँ पूछना, तो अपने उत्तर खोजने कहीं कहीं चले जाते हैं और वो उत्तर, और इन दिनों तो उत्तर खोजने के लिए सबसे ज्यादा मोबाइल का रुख करते हैं, सोशल मीडिया का रुख करते हैं, तो इसमें भी बड़ी उलझन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति अपने संस्कार और अपने व्यवहार के अनुरूप उन्हें जवाब देता है। जी हाँ, और सब घर के अपने संस्कार होते हैं, सब जगह का वातावरण अलग होता है, बहुत कुछ आपकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से भी होता है, स्तर के हिसाब से भी होता है। तो बातें तो इस तरीके की हैं। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छे व्यवहार से ही अच्छा वातावरण का संचार होता है। जहां भाषा में मधुरता नहीं होगी, क्लेशपूर्ण वातावरण होगा, अच्छा व्यवहार तो किसी का भी नहीं रहेगा ना। खुशनुमा माहौल, अच्छा व्यवहार हो तो मन प्रफुल्लित रहता है, प्रफुल्लित मन सब अच्छे ही काम करवाता है। आप जैसा व्यवहार घर में करेंगे बच्चा वैसे ही सीखेंगे और वही फिर समाज को मिलेगा। हमारे घर में बोलते हैं आते बहुरिया जन्मते वचवा, तो लत लगावो वही लत लगेगा।
क्या मतलब, बहुत बढ़िया। लत मतलब यहाँ अच्छे संस्कार से, यानी बात आदत लगाने से, ये लत अच्छी नहीं है जैसे कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है लत मतलब यहाँ अच्छे संस्कार से है, बड़ों से कैसे बोला जाए, छोटों से प्यार देने की, अकारण कष्ट न देना, सभी से मिलजुल कर रहना संस्कार में आते हैं। बिल्कुल। तो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उनके मन में कैसे सारी चीजें डाली जाती हैं। जी हाँ, बच्चे तो बिल्कुल सच बात है। जैसे अक्सर हम लोग कहते भी हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। अक्सर जैसे इस गीत में भी है ना कि तुरंत रूठते हैं फिर मान जाते हैं। जिसके घर जाने के लिए हम लोग अक्सर कहते हैं नहीं नहीं उनके घर मत जाओ, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, फिर वो गड़बड़ियां देखने लगते हैं धीरे धीरे बड़े होते होते। तो ये सारी चीजें हम ही कहीं ना कहीं उनको सिखाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि बच्चों से हम कहते हैं कि चीजें मत फेंको, लेकिन उनसे हाथ से कोई गंदी चीज उन्होंने उठा ली या कोई कागज ही उठा लिया तो हम लेके हाथ से ऐसे फेंक देते हैं। तो ये जो फेंकने वाली आदत है, जैसे हमने कहा ना, वो वही देखते हो फिर वो उसी अंदाज में ऐसे फेंकते हैं चीजों को। हाँ, तो सीखते तो वो हमसे ही है सारी चीजें। हाँ। और जब छोटे से रहते हैं तो उन्हें सब अपने से लगते हैं, उन्हें पता है कि भाई इनके साथ हम सबके साथ जा सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं, सबसे बातें कर सकते हैं, किसी से भी खाना मांग सकते हैं, किसी से भी कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं। तो वाकई बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इन पर जो धीरे धीरे संस्कारों की या बातों की या अच्छे बुरे की जो छाप है वो हम कहीं ना कहीं पैदा करते हैं और उनके अवचेतन मन में वो बैठती जाती हैं। तो बेहतर है कि हम बहुत ध्यान से रहें। बहुत कोमल भी होते हैं और कभी कभी तो ऐसी छापें हो जाती हैं जिसके बारे में वो किसी से पूछ भी नहीं पाते। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा किस में रहे। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उस बारे में तो उन्हें जरूर समझाया जाए। साथ ही उन्हें ये बताया जाए कि क्या चीजें जो हैं उन क्यों गलत है, ये गलत है, ये बुरा है, ये बताने के बजाय उनके अगर कारण भी उन्हें बताया जाए बिल्कुल, तो वो कारण खोजने बाहर नहीं जाएंगे और फिर वो कुछ गलत सलत जवाब लेकर नहीं आएंगे या अपने मन में कोई भी ऐसा जवाब खुद ब खुद नहीं बना लेंगे जो काल्पनिक होगा या हो सकता है बहुत भयावह भी हो सकता है। तो आप इसकी गंभीरता को समझे, उसका सटीक जवाब दें। कभी कभी ऐसा भी होता है नेहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे उनके प्रश्न होते हैं कि अभी उनकी उम्र नहीं है, तो आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ आप, तब हम आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब फिर वही वाली बात है कि आप ऐसे संस्कार डालें आप शुरू से कि वो इस बात को भी समझ जाएं कि अच्छा हम बड़े हो जाएंगे तो हमें बता दिया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। और कभी उन्हें अगर बता रहे हैं तो ये भी बता दें उन्हें कि भाई देखो अब तुम बड़े हो गए इसलिए हम तुम्हें ये चीजें समझा रहे हैं। नहीं तो हम जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें ये सारी चीजें नहीं बताते थे क्योंकि तुम समझ नहीं पाते थे। तो उन्हें ये पता रहेगा कि हाँ वो अगर वो बड़े हो जाएंगे एक आध साल बाद आप जरूर उन्हें ये बातें बता देंगे। जी हाँ, तो ये समझदारी है, जो भी संस्कार हैं या आदतें हैं, व्यवहार है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे घर की जिम्मेदारी है। और जो वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हद तक अगर आपको लगता है कि आसपास ऐसा है, स्कूल में ऐसा माहौल नहीं ठीक है, तो आप जहां बदल सकते हैं कोशिश करिए कि बदल दें। और धीरे धीरे आप खुद जब वहां जाना बंद करेंगे, या उससे बेहतर ये है कि जैसे आप किसी ऐसे मित्र के यहाँ जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ आकर बिगड़ता है, तो आप ऐसा मत करिए कि वहां जाना बंद करिए, किसी ऐसी जगह जाना पहले तो शुरू करिए जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरे बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा, है ना। तो बात है कि साथी भी कह रहे हैं कि आजकल बच्चों के व्यवहार में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जिस वातावरण में बच्चों की परवरिश होती है बच्चों का व्यवहार उसी के अनुरूप ढल जाता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर उसका असर, बुरा असर ना पड़े, कि वो कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है कि बच्चों पर उनके असर ना पड़े। और इसके लिए देखो घर तो सच बात है कि पहली पाठशाला है हर चीज के लिए। और हमारे यहाँ तो गर्भावस्था से ही कहते हैं कि ध्यान रखें, हमारे साथी ने भी लिखा है, संस्कार और वातावरण, बच्चों के मन पर वातावरण और संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में ही भावी माताओं को कहा जाता है अच्छा साहित्य पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। महाभारत में भी तो अभिमन्यु की कथा आती है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वातावरण के लिए थोड़ा हमें सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथी ये भी कहते हैं कि विनम्रता से बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। तो भाई देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जो बड़े हैं उन्हें विनम्रता अपनाना चाहिए। और बच्चों को समझाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे, अधिकांश बच्चों के पास इतने सारे सवाल होते हैं क्योंकि वो दुनिया में नए हैं, तो उनके पास बहुत से सवाल हैं। वो दुनिया में नए हैं, उनके लिए दुनिया नई है। बिल्कुल। तो सवाल भी उनके पास बहुत सारे होते हैं, उनके सवाल भी नए होते हैं कई बार हमारे लिए भी। तो हमें उसके जवाब नहीं आते। हमें लगता है कि हमने तो अपने बचपन में ऐसे सवाल नहीं पूछे थे। ये किस तरीके के सवाल आजकल के बच्चे पूछते हैं। तो ये अक्सर हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो क्या क्या सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछते नहीं थे। तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो गलत है। तो कितने सारे सवाल जब वो पूछते जाते हैं लगातार, तो उन सवालों का जवाब भी हमें धैर्य
रख कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम गुस्सा हो गए। बिल्कुल, अक्सर यही होता है कि हम व्यस्तता के कारण या बहुत सारी अपने कुछ हमारी जो एंगेजमेंट रहते हैं उनकी वजह से उन्हें डांट देते हैं कि छोड़ो तुम पता नहीं क्या पूछते रहते हो। तो एक बात तो ये है कि वैसे भी आजकल देखो जो भी बच्चे होते हैं माता पिता बहुत तैयारी के साथ उनको मतलब जन्म देते हैं, कहना चाहिए कि पूरी प्लानिंग करके करते हैं और करना ही चाहिए जब आप उसके लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद आप पूरा जो समय सारिणी आप बनाते हैं उसमें बच्चों के लिए अधिकतम समय रखें। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिस समय बच्चों से बात कर रहे हैं उसके लिए आप पढ़ाई भी करें। जैसे कि बच्चे ने कुछ पूछा तो उनसे बता दीजिए कि कल बताएंगे हम। हो सकता है आपको नहीं पता हो, है ना, कितनी दूरी है सूर्य की या और क्या है, कितने और ग्रह हैं। हो सकता है कि माँ को ना आए या पिता को नहीं मालूम, तो आप कहिए कि ठीक है हम कल बताएंगे आपको। तो उसके लिए बाकायदा पढ़ाई भी करें। कहीं ना कहीं उसकी और भी जो जिज्ञासाएं हैं उसके लिए भी आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। तो और इसके संग संग खूब अच्छे से उसके समय दें। ऐसा नहीं कि अब आप तो घर सजाने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं और बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, तो घर हम किसके लिए सजा रहे हैं। हाँ, और पहले ऐसा होता था ना कि कहानियां सुनाते थे हमें कई सारी, जैसे पंचतंत्र वगैरह की जो कहानियां आती है जिसमें बहुत सारी बातें जो सीधा बोल दिया कि भाई आप झूठ मत बोलिए। उसकी बजाय अगर आपने कोई एक कहानी उन्हें सुनाई जिसमें झूठ बोलने के कुछ ऐसे परिणाम हुए जो कि अच्छे नहीं रहे और जिन्होंने सच बोला उनके परिणाम अच्छे रहे, जैसे कई नीति से प्रेरित कहानियां होती हैं, बिल्कुल वो सब अगर आप उन्हें सुनाते हैं, किसी छोटी भालू चीता इस तरह से जो जानवरों के साथ मिलाकर बनाती हैं, तो वो चित्रों वाली कहानियां भी आती हैं। इस तरह से जब आप उन्हें सुनाते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल, जैसे बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसकी कहानी हम लोगों को अभी तक याद है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है, अच्छा ये बात बहुत अच्छी नेहा, कहानी से करने से क्या होता है कि बच्चे उसमें और अपनी कल्पनाशीलता को थोड़ा उड़ान देते हैं और उसमें ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो और व्यस्त हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उनके जो 100 सवाल हो तो वो 50 में आ जाए घटके, तो आपको और आराम रहेगा। तो उसके जवाब भी उन्हें मिल जाते हैं और वो सीधे सीधे अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई झूठ मत बोलना, तो अब उन्हें मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। हो सकता है पहले तो वो पूछें कि झूठ क्या होता है, बिल्कुल सही, ये भी नहीं पता। पहले तो उसको कल्पना में लाएंगे, फिर पहले सोचेंगे कि कौन कौन बोलता है, तो फिर वो गलत दिशा में जाएंगे। जी, उसके अलावा उसके बजाय अगर आप उनकी कहानी सुना देंगे तो उस कहानी के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से अगर उसने गलत बात कही, झूठ बताया, तो ऐसी सारी चीजें हुई। तो इस तरह से जब बताएंगे उन्हें कहानियों की तरीके से, और चंदा मामा से सारे बच्चों को एक तरह से पहचान करवाई जाती है। सबको पता है मामा, चंदा मामा ही बोलते हैं वो, हाँ, कुछ और नहीं बोलते। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मामा भी जो हैं वो इससे इतने चिरपरिचित हो चुके हैं कि अगर कुछ और नाम लेंगे तो शायद उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा भ्रम में आ जाएंगे कि ये कौन सी दुनिया में हम आ गए। तो भाई इस तरह से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अब तुमने चंदा मामा की बात की है तो सफ़ेद दही की बात आ जाती है, तो फिर कुछ व्यंजन ऐसे बताएंगे हम लोग क्या कि जिसमें दही से ही बस बने, जो तो क्या रायता वायता बनता है, बस रायता वगैरह भी बनता है, पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी बनती हैं। हाँ, वो एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो कर्ड राइस, कर्ड राइस भी बनता है। तो उसके लिए आपको, वो तो बहुत ही सरल है, उसके लिए आपको अच्छा, वैसे भी दही की कोई भी व्यंजन जो दही का होगा वो सरल ही होगा, मुझे लगता है ना। वो सरल ही रहते, नहीं कठिन व्यंजन भी होते हैं। एक तो आप अगर दही जमाना ही अपने आप में सबसे कठिन है, पता है, इस मौसम में खास तौर से ना। तो वो हल्के गुनगुने दूध में अगर जमाई जाए तो बड़ी अच्छी तरह से जमेगी। और खास तौर से जब सर्दियां होती थी, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आजकल भी एक पुराना तरह का कंबल रखा जाता है जिसमें कि जिस बर्तन में करते थे थोड़ा गुनगुना करके रखा और उसको फिर चारों तरफ से कंबल से ढक दिया, या कोई ऐसा ऊनी कपड़ा जो आपका पुराना शॉल आदि हो या कोई ऐसी तौलिया हो, उसको आप ढक दें तो अच्छा रहेगा। और गैस के आसपास ही रखें जहां भी आप जो हीटर आदि जलाते हैं उसके पास रखें तो बढ़िया सी जम जाएगी। चलो, दही तो जम गए, उसके बाद व्यंजन बना लेते हैं। दही के साथ पापड़ की सब्जी भी एक बड़ी अच्छी बनती है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा चीजें ना हो घर में तो आप दही पापड़ की सब्जी बना सकते हैं। जैसे कैसे? इसके लिए आपको मुख्य सामग्री के रूप में 4 मध्यम आकार के पापड़ चाहिए, 2 कप। कौन से वाले? उड़द के वाले? उड़द वाले, मूंग वाले, जो भी आपको पसंद है वो पापड़ आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पापड़ सब्जी बनने के बाद डालते हैं, तो आपके स्वाद के अनुसार वो डाल सकते हैं आप। और 2 कप आपको दही चाहिए जो कि अच्छी तरह से फेंटी हुई हो। इसके अलावा पापड़ की सब्जी को तैयार करने के लिए आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और अलग अलग तरह के जो हमारे पास सूखे मसाले जो होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कढ़ाई में घी गर्म कीजिए और उसमें जीरा, मसाले, अदरक और हरी मिर्च के जो पेस्ट है वो डालिए। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को पीस भी सकते हैं। टमाटर आप चाहें तो डालिए, ना चाहें तो ना भी डालें।
अच्छा। क्योंकि डबल खट्टा हो जाएगा दही, हाँ। क्योंकि खट्टे है ही। वैसे तो आजकल टमाटर खट्टा नहीं रहता है, लेकिन उसका जो दही का जो सफेद रंग है वो अपने आप में बड़ा अनोखा होता है, अच्छा लगता है। तो जी। पैन में आप जीरा, मसाले, अदरक और हरी मिर्ची डालिए और उसको थोड़ी देर चलाइए, और दही को आपने पानी के साथ फेंटना है। हाँ। ज्यादा पानी नहीं, थोड़े गाढ़ी दही रहे जैसे, जी। और अच्छी तरह से उसको मिला करके आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर चलाते रहिए ताकि दही फटे नहीं, और जब थोड़ी देर चलाने के बाद वो हल्के हल्के उबाल आने लगे उसमें, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और उस वक्त आप उसमें नमक डालिए और उसको अच्छी तरह से पकने दीजिए। थोड़े अच्छी तरह से उबाल जब आ जाएगा तो आप इसमें पापड़ डाल सकते हैं। कच्चे पापड़ भी इसमें डालते हैं, तो अगर आप पापड़ को सेक कर या तल कर नहीं डालना चाहते हैं तो आप वैसे ही पापड़ को तोड़कर इसमें डाल दीजिए अच्छा। उबलते समय, तो इससे वो उबल जाएगा साथ में, तो वो पक जाता है। और अगर आपको दूसरा तरीका आपको अपनाना हो तो आप जब ये सिर्फ ग्रेवी बनाकर रख लीजिए, जी। और जब खाना हो तब उस वक्त उस ग्रेवी को गर्म कीजिए और पापड़ को सेक कर उसमें डाल दीजिए, या फिर तल कर डाल दीजिए। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। इसमें ये 2-3 तरह से ये हो गया। इसमें लेकिन 2 चीज़ें बहुत ख्याल रखने वाली है दोस्तों, कि जब जब तक दही आपने पकाया है, जब तक उबल ना जाए तब तक इसको चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगा। दूसरा, नमक पहले न डालें। जब एक उबाल आ जाए, जब आप चलाते चलाते, तब आपकी जो उसकी बनावट है वो बिल्कुल सही रहेगी, तभी आप नमक डालें। नहीं तो अगर आप नमक भी पहले डालते हैं तो इसके फटने की संभावना रहती है। वहीं जो फेंटने की बात है, इसके लिए आप तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं बनता है, तो आपके पास अगर छन्नी है तो उससे छान लेंगे तो उसको फेंटने में आसानी हो जाएगी, वो अच्छे से फिट जाएगा। तो उसको छान कर भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम दही वाले चावल बनाना चाहें तो इसके लिए हमें दही चाहिए। एक मान लीजिए कि आधी कटोरी दही और 1 कटोरी चावल है तो आधी कटोरी दही उसमें लगती है। बचे हुए चावल से आसानी से ये बन सकता है। चावल और दही को आपको मिला लेना है एक कटोरी में और उसे रख लेना है एक तरफ, और उसके बाद तड़का बनाना है। इसके लिए आप पैन में तेल लेकर के उसमें सरसों के दाने, या अगर आप चना दाल और उड़द दाल भी डालना चाह रहे हैं तो पहले चना दाल और उड़द दाल को डाल करके उसे थोड़ा लाल कर लीजिए जी। और फिर सरसों डालकर करी पत्ता आप इसमें डालिए, और लाल वाली मिर्च जो साबुत आती है सूखी हुई वो आप डालिए तोड़कर, और ये सारी छोकन जब बन जाए तो आपने जो दही और चावल मिलाया है उसके ऊपर इसे डाल दीजिए। अच्छा। और हम जो बताना भूल गए वो ये कि दही और चावल में नमक भी मिला लें तो नमकीन लगेगा। तो इसके साथ अभी तो छौकन के बाद मिलाने वाले थे ना हम लोग। छौकन के बाद आप मिला करके इसे अगर धनिया की पत्ती से आप इसे सजाकर खा सकते हैं, या आपको ना पसंद हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। वहीं जैसे कि हमने पापड़ वाले आलू बताए, वैसे दही वाले पापड़ वाली सब्जी जैसे बताई, वैसे ही दही आलू की रसेदार सब्जी भी बनती है ग्रेवी वाली। तो उसमें यही करना है कि आप पहले आलू उबाल लें, जितने भी आपको आलू के बनाने हैं सब्जी, और उसको ऐसे ही घी गरम करके उसमें थोड़ी सी राई, जीरा, मेथी के दाने, दरबरी मेथी हो तो अच्छा है, थोड़ा सा हींग और हल्दी डालकर आलू को भून लें आप उसमें अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो पसंद हो तो आप उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। छौंकन में डाल के आलू को अच्छे से भून लें। थोड़ा जब भून जाए तो जैसे दही हम लोगों ने पहले बताया था पापड़ वाली सब्जी के लिए, वैसे ही उसको छान लें और धीरे धीरे डालें, उसमें अच्छे से पानी मिला लें और धीरे धीरे डालें। चाहे पतीले में बनाएं आप, चाहे कढ़ाई में, तो आलू में धीरे धीरे डालते रहें, लेकिन जब आप डाल रही हैं दही तो बराबर उसको चलाते रहें जी। और इसी तरह से जब पूरी एक उबाल आ जाए, यानी उबलने लगे, तब आप नमक डालें और तब आप चलाना छोड़ सकते हैं और थोड़ी देर उसको उबलने दें। उसके ऊपर से सूखा धनिया पाउडर डाल लीजिए, और बाकी अगर आपको और मसाला डालना हो तो डालिए, नहीं तो केवल इतने से भी ठीक रहता है। उसके बाद हरी धनिया डाल लीजिए। देखिए दही वाले आलू तैयार। जैसे टमाटर की हम रसेदार सब्जी बनाते हैं वैसे ही दही की भी ये सब्जी बनती है। बिल्कुल। और इतनी सारी जब सब्जियां बनती हैं, दही तो सेहत के लिए काफी अच्छी होती है जी। उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उसका सेवन करने से पेट अच्छा रहता है, शांत रहता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो बहुत उथल पुथल होती है जी। भाई हमारे साथी जो है ना, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। संस्कार वाली जो बात है उस पर बहुत ही बढ़िया लिखा है कि अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, क्योंकि संस्कार से एक आपका जीवन किस तरह से आप चलाएंगे या किस तरह से जिएंगे वो निर्भर हो जाता है उससे।
और टूथपेस्ट की जो हम बात करने वाले हैं आज हाँ बिल्कुल, ये भी बात है ना। देखो अगर ये सही तरीका नहीं रहेगा तो अभी तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन जब बुढ़ापे में बहुत जल्दी जब दांत जाने लगेंगे तो उन्हें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, तब बहुत दुखी होंगे। हंस भी नहीं पाएंगे क्योंकि दांत नहीं दिखते। लेकिन उससे पहले तो आप न गर्म खा पाएंगे, न ठंडा खा पाएंगे, न आप कुछ मीठा खा पाएंगे। तो बेहतर है कि इसको सही ढंग से इसकी देखभाल की जाए। और हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ सुझाव भी लिखकर भेजा है। बिल्कुल, हमारी एक साथी कहती हैं कि अभी तक तो मैं इसे दांत मांजने का ही एक साधन समझती थी। फिर कुछ साल पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा कि ये चांदी के बर्तन, मूर्तियां, जेवर साफ करने के काम में भी आता है और मैं इसे आजमाती भी हूँ और बेहद ही सुंदर, चमकीला, साफ भी होता है। बिजली के स्विच बोर्ड, बिजली वाले अप्लायंसेस में भी इसी टूथपेस्ट से वो साफ करती हैं। ओहो, क्या बात है। कहाँ से क्या गुर निकाल लें पता नहीं चलता। तो भाई यानी कि ब्रश से ये सब भी किया जा सकता है टूथपेस्ट के साथ में। ऐसे ही चेहरे की खूबसूरती के लिए भी है कि महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। टूथपेस्ट त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। जी हाँ, इसके इस्तेमाल से आप चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, झाइयां जैसी परेशानियों को चुटकी में दूर कर सकते हैं। ऐसे ही ये तो हमारे साथी ने लेकर भेजा है, लेकिन नेहा ऐसा भी कहते हैं कि टूथपेस्ट में थोड़ा सा नमक डाल के और आप अपने नाक के ऊपर लगाएं तो जो ब्लैक हेड्स हैं वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अलग अलग तरह के टूथपेस्ट होते हैं। हाँ। तो जो सबसे प्राकृतिक तरह का होता है, या कह सकते हैं जो सफेद होता है कई, या अलग अलग तरह के टूथपेस्ट आते हैं, उसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो बहुत हद तक ये जो सफेद वाला जो पुराना टाइप वाला होता था, बाद में सब ये पारदर्शी और ये सब आने लगा, लेकिन वो जो सफेद वाला आता था ना, बिल्कुल सबसे प्राचीन काल वाला, वो इन सब चीजों में बड़ा फायदेमंद है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर जल जाए तुरंत उस पर टूथपेस्ट लगा दें। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैसे दांत साफ करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजकल चलन में बहुत आ गया ये टूथपेस्ट, लेकिन नीम की दातुन जो लोग दांत साफ करते हैं उससे उनके दांतों की मजबूती कुछ और ही होती है। पहले ज्यादा लोग दातुन इस्तेमाल करते थे, पहले चबाकर दांत साफ किए, फिर बीच से दो करके जिब्बी का उपयोग कर लिए, तो एक पंथ तीन काज हो जाते थे। कई काज होते थे। और सच बात है कि ये गले से अंदर भी जाता था तो बहुत सारे संक्रमण से भी हमें बचाता था। तो चलिए, लेकिन फिलहाल जो हम टूथब्रश और पेस्ट जो आजकल सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में कुछ यही कहना चाहेंगे कि ब्रश आप करें, लेकिन उसके संग संग मसूड़ों की मालिश बहुत जरूरी है। तो ब्रश से तो नहीं हो सकती। पहली बात तो ब्रश को ऊपर नीचे गोल गोल घुमा के घड़ी की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, दोनों तरफ करें। फिर वैसे ही मुंह खोल के अंदर करें। आगे के जो होते हैं हमारे दांत, उनको भी ठीक से साफ करें। लेकिन मसूड़ों की जो मालिश की बात है उसको उंगली से आप जरूर करें जिस समय आप कुल्ला कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और उससे दांत आपके मजबूत होते हैं क्योंकि मसूड़े ही तो दांत को संभाल कर रखते हैं। हाँ। तो उन्हें एक तरह से कहिए कि उन्हें एक शाबाशी दीजिए कि भाई तुम बहुत अच्छा करो। जैसे पीठ सहलाकर बच्चों को हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम तुमने किया, तो उस तरह से आप उन्हें शाबाशी देने से शाबाशी रोज दें। हाँ। और सुबह का सबसे पहला काम भी यही रहता है, हम दांतों की सफाई करते हैं। बिल्कुल, पहले दातुन का उपयोग करते थे, लेकिन अब टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना चुने, कितना इस्तेमाल करें, ये सारी बातें हमें पता रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या करना चाहिए? तो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लगा के हम ब्रश करेंगे उतने ही हमारे दांत सफेद चमकेंगे। हाँ। फिर? तो हम पूरे ब्रश भर के पेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि टूथपेस्ट को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए जी। एक मटर के दाने के जितना ही टूथपेस्ट लगाकर आपको दांत साफ करने चाहिए। और बच्चों की अगर हम बात करें तब तो उन्हें पेस्ट इस्तेमाल तब तक नहीं करने देना चाहिए तब तक जब तक कि वो झाग को बाहर न थूक पाए जी। तो तब तक उन्हें देना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसको अंदर ले जाता है, मीठा मीठा होता है जी। और वो उनके लिए हानिकारक होता है क्योंकि फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट होते हैं उनका स्वाद मीठा होता है और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, तो मीठे मीठे वो खा लेते हैं उसे। तो यही हमारी साथी ने भी लिखकर भेजा है कि जैसे तुमने कहा कि मटर के दाने के बराबर, और बच्चे छोटे हैं 6 वर्ष से कम उम्र के तो उन्हें चावल के दाने के बराबर। जबकि विज्ञापन में हम देखते हैं कि पूरा जितना बड़ा हमारा ब्रश होता है, यानी जितनी दूर तक ब्रश होता है उतना लंबा वो पेस्ट लगाते हैं। तो आप विज्ञापनों पर ना जाए, बल्कि जो मटर दाने बराबर और जो बताया गया छोटे बच्चों के लिए चावल दाने बराबर, तो बस उतना ही प्रयोग में लाएं, आपके दांत साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, और दांतों के लिए अच्छा भी ये माना जाता है फ्लोराइड जो होता है उसको, लेकिन बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए जो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होते हैं उनमें जानकारी लिखी होती है कि कौन सा टूथपेस्ट, उसमें क्या चीजें डली हुई हैं क्या नहीं, तो आप उससे देख सकते हैं और उससे उनके दांतों पर असर हो सकता है। फ्लोरोसिस जो होता है उसका असर बच्चों के दांतों पर होता है जिनके दांत आ रहे होते हैं उनसे जी। और उनके दांतों का स्वास्थ्य पर पूरी तरह असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हुई टूथपेस्ट में
तो दांतों का रंग भी खराब हो सकता है। और अगर किसी टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में हुई तो दांतों का रंग और दांतों की बनावट पर भी असर पड़ सकता है। तो इस बात के लिए थोड़ा सतर्क रहें। संस्कार के लिए तो सतर्क रहें ही, उतना ही इन सब चीजों के लिए भी रहें। और एक बात और है कि इसके संग संग जो सहायक होता है पेस्ट लगाने में, वो ब्रश का भी ध्यान रखें। बहुत मुलायम होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना चाहिए। और कोशिश करें कि एक समय आ जाए तो बहुत कड़ा हो जाए तो उसको आप बदल दें, नए ब्रश ले लें। ये ना इंतजार करें कि ये खो जाए या कहीं चला जाए तब हम नया खरीदें, है ना। हाँ, वो कई बार ऐसे होते कि जो उसके दांते होते, कह सकते हैं हम, जो उनके रेशे होते हैं वो ऐसे बिखर जाते हैं, बिखरे हुए बालों की तरह। जैसे बालों में हम कई बार तेल नहीं लगाते तो कैसे बिखरे रहते हैं, तो उस तरह के हो जाते हैं, तो वो फिर मसूड़ों को तकलीफ देते हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का। और कई लोग ये भी मानते हैं कि जितनी जोर जोर से हम ब्रश करेंगे उतने ही हमारे दांत मजबूत हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे, सफेद। लेकिन अगर जोर जोर से हम ब्रश करते हैं या बार बार ब्रश करते हैं तो दांतों को इससे नुकसान ही हो सकता है। और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार तो आप सुबह जब उठते हैं उसके बाद, और एक बार सोने से पहले जरूर करना चाहिए। और इससे बीच में जब भी आप कुछ खाते हैं तो मुंह को पानी से आप साफ कर सकते हैं। बार बार ब्रश करने से भी दांत के जो मसूड़ों के पास जो एनामल होते हैं वो सारे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आप 2 बार ब्रश करने की आदत रखें बस। और उसके बाद में जैसे खाना खाने के बाद की बात है तो खूब अच्छे से, जैसे हम लोग मुंह में पानी भर के और खूब कुल्ला करते हैं, और खूब अच्छे से घुमा के, तो एक तरह से पूरे पानी से उसकी सफाई हो जानी चाहिए। तो मुस्कुराने की जो बात हो रही है उसके साथ साथ अगर अच्छी तरह से हम ब्रश करते रहेंगे तो भी मुस्कुरा पाएंगे अच्छी तरह, तभी तो मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। नहीं तो फिर सामने वाले मुस्कुराएंगे और हम अपना मुंह किसी तरह से चाहेंगे कि बंद रखें। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने जैसे कहा कि रात में जरूर करें या अपने दांत को साफ रखें बार बार। गर्म ठंडा लगने जो अगर कुछ खाएं तो तुरंत ब्रश ना करें। इसी तरह से गरम अगर आपने कुछ खाया है तो तुरंत बहुत ठंडा ना खाएं, और ठंडा खाया है तो गरम ना खाएं। लेकिन कुछ पेस्ट की बात कर लें ना, कि अलग अलग जो पट्टियां बनी होती हैं उनका क्या मतलब होता है। टूथपेस्ट में नीचे जो अलग अलग रंग की पट्टियां बनी होती हैं उनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। लाल रंग की जो पट्टी बनी होती है उसका अर्थ होता है कि इस टूथपेस्ट में केमिकल मिला है। साथ में केमिकल के साथ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन केमिकल ज्यादा है। तो इसलिए उसने उन्हें लाल रंग का दिखाया जाता है। और ऐसे ही अगर उसमें केमिकल नहीं है और केवल प्राकृतिक है तो हरे रंग की पट्टी होती है। हर्बल वो दिखाता है कि हाँ ये पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये हरे रंग की पट्टी बनी है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि ये सेहत के लिए बेहतर है और उसको आप आराम से प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर किसी टूथपेस्ट पर ट्यूब में काले या फिर नीले रंग की पट्टी हो तो इस काले रंग का मतलब होता है कि केमिकल की मात्रा ज्यादा है और उसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं जिन पर नीले रंग का निशान होता है उसे सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। ऐसे रंग वाले पेस्ट में प्राकृतिक चीजों के साथ साथ जो चिकित्सकीय गुण वाले जो तत्व होते हैं वो भी डाले जाते हैं। यानी कि जैसे कि अक्सर देखा होगा कि आपको हल्का हल्का जैसे पानी आदि लगना शुरू होता है, तो इस तरीके का जब हम दवाइयों वाला कर लेते हैं पेस्ट तो थोड़े दिन बाद हमें आराम हो जाता है अपने आप, है ना। तो इस तरीके से अगर हम पेस्ट को चुनते टाइम ध्यान रखें तो हमारे दांत मजबूत रहेंगे और हम अच्छी तरह से मुस्कुराएंगे सबके सामने खिलखिलाकर। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, इसके संग संग एक बात और है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि खाने पीने का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा मीठी चीज अगर खाते हैं तो आप तुरंत अपने दांतों को साफ रखें। बच्चे का पहला दांत जैसे आते ही बच्चों का दांत साफ करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन 6 महीने के होने तक ब्रश करना संभव नहीं होता, इसलिए किसी मुलायम सूती कपड़े से दांत साफ जरूर करना चाहिए। आप ये ना सोचे कि उसको वैसे ही छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खाने पीने की चीजों से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में भी बन जाते हैं और उन्हें साफ करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जब हम मीठा कुछ खाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम मुंह को साफ करें। और रात में अगर आपने मीठा खाया, आखिरी सोच लीजिए आखिरी जो खाना है आपका मीठा आमतौर पे आखिर में खाते हैं, डिजर्ट जी, तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि आप अपने मुंह को साफ करके ही सोएं। नहीं तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात भर उनको बिल्कुल आजाद घर मिल जाता है और वो खूब ऊधम करते हैं और आपके दांतों को तकलीफ देते हैं। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा डेंटल फ्लॉस भी आते हैं, धागा आता है जिससे कि दांतों के बीच में अगर कुछ जमा है तो उसे निकाल सकें। मसूड़ों की जहां तक बात है उसके लिए आप सरसों का तेल, सेंधा नमक और हल्दी लेकर उंगली से मालिश जरूर करें। तो आप दांत साफ करिए। तेल वाला हिस्सा आप मालिश करें, क्योंकि अगर नमक वगैरह जो है वो नहीं, सेंधा नमक इसीलिए हमने कहा, वो बहुत बारीक होता है पाउडर जैसा, तो उसको लगा के हल्दी में के साथ आप एक बार मालिश जरूर करें। और हम लेते हैं आप इजाजत कार्यक्रम से। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।